आज के इस वीडियो में वर्ग नवम विषय संस्कृत हम लोग संधि पर चर्चा करेंगे। आज व्याकरण खंड का सबसे पहला पाठ, जिसे आप संधि के नाम से जानते हैं। नीचे की कक्षाओं में आपने संधि के बारे में पढ़ा अवश्य होगा, न की तो कोई संभावना ही नहीं है, चूँकि मैं देख रहा हूँ कि 6 से 8 वगैरह में हिंदी में ही सही संधि आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संधि क्या है। संधि का मतलब होता है जोड़, मतलब जब दो वर्ण आपस में जुड़कर नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं या शब्द बनाते हैं तो संधि होती है। संधि का मतलब ही होता है जोड़। और ये संधि काफी विस्तृत है, खास करके संस्कृत में संधि काफी विस्तृत रूप में है। तमाम सूत्र हैं, स्वर के, व्यंजन के, विसर्ग के तमाम सूत्र हैं। अपवाद भी बहुत से हैं, लेकिन आपको 4 अंक हासिल होगा। संधि जो आपको पढ़नी है उसकी अंक संख्या मात्र 4 है। मात्र 4 अंक की संधि आपको पढ़नी है मात्र। और जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसमें ना आपसे संधि की परिभाषा पूछी जाएगी और न संधि के बारे में कोई विशेष गहराई से आपसे प्रश्न जो होगा किया जाएगा। लेकिन बिना इसको गहराई से समझे हुए हम सामान्य रूप में भी न विच्छेद कर पाएंगे और न संधि कर पाएंगे। तो दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार जो है सो संधि है। और ये संधि जो है सो 3 भागों में विभाजित है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये इसके 5 भेद हैं स्वर संधि के। संधि में जो तोड़ने की प्रक्रिया है उसे हम लोग विच्छेद के नाम से जानते हैं, विच्छेद कहते हैं। और समास में जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है वो विग्रह कहलाता है। हिंदी में संधि समास में क्या अंतर है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, दोनों को बताना पड़ता है। तो इसे हम ऐसे समझें कि संधि जो है वो 2 वर्णों में होती है, जबकि समास जो होता है वो 2 पदों में होता है। संधि में तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग विच्छेद कहते हैं और समास में तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। ये तो बेसिक जानकारी आपको चाहिए। तो आपकी वर्ग नवम में सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ टिक लगा रहा हूँ। केवल स्वर संधि वर्ग नवम में पढ़ना है। व्यंजन और विसर्ग संधि वर्ग 10 में पढ़ना है, संस्कृत में। तो इस वीडियो में हमारा जो विवेचन होगा वो सिर्फ स्वर संधि पर ही होगा। इस स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये इसके 5 सूत्र हैं जो इसके भेद हैं। इसके 5 भेद हैं। तो सिर्फ स्वर संधि आपको वर्ग नवम में पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहली संधि की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो दीर्घ संधि कहलाता है। समझने के लिए, सुविधा के लिए मैंने स्वर संधि को 2 भागों में विभाजित किया है ताकि बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि को प्लस संधि के रूप में और यण और अयादि संधि को हम माइनस संधि के रूप में देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि
आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। ये एक ऐसा प्रयास होगा। अब आते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि पर। तो कहता है, पहले ये जान लीजिए कि अवर्ण यहाँ मैं लिखा हूँ। अवर्ण का मतलब होता है अ अथवा या। अ अथवा या को आ को अवर्ण कहा जाता है। अब सारा का सारा जो कार्य क्षेत्र आपको चलेगा दीर्घ, गुण और वृद्धि का, इसमें अवर्ण की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब जैसे दीर्घ संधि को देखें, अवर्ण अ या आ। अब यहाँ आप देखें कि अ प्लस अ बराबर आ, और यही आप देखें कि आ प्लस आ बराबर आ होगा, और यहाँ अ प्लस आ, इसका भी मतलब आ ही होगा। मतलब किसी भी अवस्था में जो समान वर्ण है, चाहे वो ह्रस्व है या दीर्घ है, यदि दोनों एक साथ मिलेगा तो उसका दीर्घ होगा। जैसे यहाँ आप देखें, हिम आलय। अब देखिए ये म जो है इसमें अ लगा हुआ है, तो ये अ और आ मिलकर क्या हो जा रहे हैं, तो आ हो जा रहे हैं। तो शब्द आपको बन रहा है हिमालय। इसी तरीके से गिरी जोड़ इस, गिरीश होगा। तमाम जो वर्ण स्वर में समान रूप वाले हैं और चाहे वो ह्रस्व हैं या दीर्घ हैं, यदि एक साथ मिल रहे, एक जगह मिल रहे हैं, तो उसका दीर्घ होता है। ये दीर्घ संधि कहलाता है, जो स्वर संधि का सबसे पहला है। अब जैसे यही देखें, मणि इंद्र। अब आप ये ई और ये ई दोनों मिलकर दीर्घ ई का सृजन हो रहा है, तो शब्द आपको हो जा रहा है मनिंद्र। देखिए यहाँ अ और आ मिलकर के बन रहा है, और यहाँ ह्रस्व ई दोनों मिलकर के आपको दीर्घ का निर्माण करता है। स्वर संधि सबसे आसान भी है, स्वर संधि में इतना ही। और ऐसे ही आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा तो मैं इसके अभी बाद में बताऊंगा ही। दीर्घ संधि में इतना है। अब इसके बाद आते हैं हम गुण संधि की ओर। तो अब दूसरा जो संधि है वो है गुण संधि। तो गुण संधि का पहले यहाँ पर आप फार्मूला देख लें, सिस्टम देख लें कि क्या है। तो कहता है गुण संधि में कि अवर्ण मतलब अ या आ प्लस ह्रस्व ई या दीर्घ ई, तो दोनों का हो जाएगा ए, और अवर्ण के बाद उ या दीर्घ उ, तो दोनों का हो जाएगा ओ, और अवर्ण के बाद यदि आपको ये री आ रहा है तो इससे जो बनेगा वो बनेगा और। ये इसका सिद्धांत है। तो वर्ण के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आएगा तो ए होगा। अब यहाँ देखें, रमा जोड़ ईसा। अब एकदम सिस्टम में समझ लें, ये माँ में क्या है, आ, तो आ प्लस ई बराबर ए। तो आ, इसका आ और इसका ई मिलकर के ए हो रहा है। तो शब्द आपको ये देखिए र ज्यों का तो रह गया, और माँ में से आ निकल गया तो ये हलंत युक्त हो गया, मतलब इसमें का स्वर निकल गया। और ये तो
दोनों मिल करके ए हो रहा है, तो यहाँ ए हो गया, और इसके बाद ये ज्यों का त्यों रह जाएगा स। अब देखिए ये र और ये मिलकर हो जाएगा, शब्द आपको बन जाएगा रमेश। एकदम तरीके में देखें, ये गुण संधि है। आप इसका दूसरा उदाहरण भी देखें, जैसे यहाँ है कि उ या उ होगा, तो जैसे चंद्र जोड़ उदय तो चंद्रोदय होगा, चंद्र का अ और उदय का उ दोनों मिलकर के ओ बन रहा है तो चंद्रोदय हो गया। सूर्य जोड़ उदय होगा सूर्योदय हो जाएगा। ये सब गुण संधि में आएंगे। अब यहाँ तीसरा है री। अब जैसे महा जोड़ ऋषि तो महर्षि हो जाएगा, तो यहाँ पर और हो रहा है, ये गुण संधि है। यहाँ दीर्घ गुण और वृद्धि तक में आप पाएंगे कि दो वर्ण मिल करके तीसरे वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, और यौन वाला आदि में आप पाएंगे कि यहाँ दो वर्ण मिलकर निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक वर्ण के बदले में दूसरा वर्ण डायरेक्ट आ जा रहा है। बस यही अंतर है दोनों में। तो खैर यहाँ तक आने में समझिएगा। अब ये आपको होगा गुण संधि। अब हम आते हैं वृद्धि संधि की ओर। गुण संधि में इसी पर सब बनेगा। अब वारी है वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि में तो वृद्धि संधि में देखेंगे, इसका है कि अवर्ण प्लस अवर्ण के बाद ए या आई होगा तो दोनों का आई हो जाएगा, और अवर्ण के बाद ओ या औ होगा तो दोनों का औ हो जाएगा। अब यहां देखें, सदा प्लस एव, ये दा में क्या है आ, तो आ प्लस ए बराबर आई, दीर्घ हो गया। अब ये स ज्यों का त्यों, और ये द हलंत हो गया, और इसके बाद आई है, और इसके बाद व है। अब ये स ज्यों का त्यों, और ये द में आई मिला तो दीर्घ हो गया, और ये व ज्यों का त्यों, तो शब्द आपको बनेगा सदैव। ये वृद्धि संधि। इसी तरीके से महाजोड़ औषधि होगा तो महौषधि बनेगा, दोनों का दीर्घ हो जाएगा, औ हो जाएगा। महा का आ और औषधि का औ दोनों मिलकर औ का ही निर्माण करेगा तो महौषधि हो गया। ये आपको वृद्धि संधि तक में आ पाए। दीर्घ गुण और वृद्धि क्रमशः यहाँ समान वर्ण मिल रहे हैं दीर्घ में, और यहाँ ऐसा फार्मूला आप गुण का देख चुके हैं, और वृद्धि का आप सामने देख ही रहे हैं। अब इसके बाद और दो संधि स्वर में प्रमुख बचती है, यन और अयादि। तो इन दो संधि में दो वर्ण मिल करके तीसरे वर्ण का निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि सीधे सीधे इस वर्ण के बदले में ये वर्ण आ जाएगा। ऐसे नियम आपको इसमें मिलेंगे। ऐसा नियम इसमें आपको मिलेगा। अब देखें, यन, यन में है, कहते हैं कि ई उ री और ली। अब कहता है कि ई के बदले में य होगा, उ के बदले में व होगा, री के बदले में र होगा, और ली के बदले में ल होगा। इसको इको एरसी कहा जाता है। इका स्थानीय अच्छी संहितायाम तमाम कहता है ईश्वर भारती के व्याख्या है, सबके अपनी अपनी। तो ई के बदले में य होगा, सीधे सीधे होगा, कोई दो वर्ण को मिलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आप देखें, यह है यदि
और यहाँ आपको है अपी। अब सीधे तौर में देखें, ये बी में क्या है, ई है, तो ई के बदले में सीधे क्या हो जाएगा, यो, सीधे डायरेक्ट हो जाएगा। उसमें दो का मिल करके रिएक्शन होकर तीसरे की उत्पत्ति की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखें, ये यो ज्यों का त्यों रहा, और इस द में का ई निकलने से द क्या हो गया, आधा हो गया, तो द हलंत हो गया। और इसके बाद ये आपको आया यो, और इसके बाद है अपी। अब देखिए, य ज्यों का त्यों रह गया, ये द, अब इस द जो व्यंजन है इसमें मिलने के लिए कोई स्वर है ही नहीं, इसके आसपास जो इसमें मिलेगा, तो ये आधा ज्यों का त्यों हो गया। और यह जो स्वर है कि इसमें ये अ मिला, तो ये पूरा यो हो गया, और ये पी हो गया। शब्द आपको बना यद्यपि। इसी तरीके से उ के बदले में वो होगा, तो मधु जो अरी होगा तो मध्वरी हो जाएगा। इसी तरीके से री के बदले में आपको र होगा, और लिरी के बदले में आपको ल होगा। ये यन संधि क्या है, कि सीधा शब्द बनता है। जैसे प्रति, आप इसमें जितना भी देखेंगे एक एक में, ई के बदले में य, उ के बदले में व, री के बदले में र, और लिरी के बदले में ल होगा। ये यन संधि है। तमाम शब्द इस बार आपको मिलेंगे। यद्यपि है, एक उदाहरण में रखा, मध्वरी रख सकते हैं। मधु नामक राक्षस को मारने वाले मध्वरी कृष्ण का एक पर्यायवाची है। ऐसे आपको तमाम शब्द बनेंगे। और अंतिम जो स्वर संधि का है वो है आयादी संधि, जिस पर अब आपको चर्चा होगी। आयादी संधि में क्या होता है, आयादी संधि में क्या होता है कि इसमें एचो या वा या ब सूत्र है। एच क्रमादय अय अव आय आव एते रचि, ऐसा संस्कृत के जो तमाम सूत्र है, जिसकी आपको इतनी डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये कायदा बनाने का आना चाहिए कि बनेगा कैसे। तो कहता है कि एच क्रमादय, माने एच को क्रम से, तो एच में आता है ए ओ आई और औ। एच में आता है एच प्रत्याहार में से, प्रत्याहार संस्कृत व्याकरण की सब चीजें एचो या वाया। तो ए के बदले में आपको हो जाएगा ओय, ओ के बदले में औ, यहां हो जाएगा आय, और यहां हो जाएगा आव। क्रम से आपको एच को क्रम से अय औ आय और आव आदेश होगा। अब आप देखें यहां ने जोड़ अनम। अब देखिए ए, तो ए के बदले में सीधा क्या होगा, ए के बदले में क्या होगा, अय, तो यहां सीधे हो गया अय। अब देखिए ये न हलंत युक्त हो गया, चूंकि इसका स्वर तो निकल गया। इसके बाद हो जाएगा अय, और इसके बाद होगा अनम। अनम अब मिलाइए, तो ये मिला तो हो गया न, ये मिला तो हो गया य, और ये न, और ये म, नयनम। से जो अनम सैनम। अब देखिए इसको मिटा करके मैं दूसरा उदाहरण अभी आपको दे रहा हूं।
अब देखिए यहां देखिए पौ जोड़ अक। अब देखिए औ के बदले में क्या होगा, तो आओ। तो यहां हम करेंगे कि औ के बदले में क्या होगा, आओ। अब देखिए ये प हलंत वाला हो गया और सीधे इसमें क्या हो जाएगा, आओ, और उसके बाद है औका। अब देखिए ये मिला तो क्या हो गया, पा, ये मिला तो वो, और ये क, पाव का मतलब अग्नि। पाव का मतलब होता है अग्नि। तो इस तरीके से अयादि संधि के तमाम होंगे कि ए के बदले में अ होगा। अब यहाँ ओ के बदले में औ होगा। अब जैसे देखिए भोज और अनम है तो ओ है, ओ के बदले में क्या हो जाएगा, औ होगा, तो क्या हो जाएगा, भौनम हो जाएगा। इसी तरीके से आई के बदले में आप आय होगा और औ के बदले में आव होगा। क्योंकि आप लोगों को अपने सिलेबस में वर्ग 9 में मात्र स्वर संधि ही पढ़ना है। तो एक बार मैं फिर इशारा अब आपको कर दूं कि 4 अंक के जो संधि के प्रश्न आपके आएंगे उसमें ये इस तरीके से बनाने का कहीं जिक्र नहीं रहेगा। सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा प्रश्न में कि इस पद का विच्छेद करें। जैसे आपको पावकह दे दिया गया और कहा जाएगा इसका विच्छेद करें, या पौज और अकह दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसकी संधि करें। अब इसमें यदि कुछ समझने में आप लोगों को कुछ कमी रह गई हो तो अभी तो यहाँ आप मौजूद है नहीं कि प्रश्न पूछेंगे, लेकिन यदि जो भी आप लोगों को सूचना मिल ही जाएगी कि संधि मैं किस तारीख को पढ़ाने वाला हूँ। वैसे मैं बता भी दूँ आपको कि ये संधि जो होगी वो 20 जून को इस लाइव क्लास में संधि पढ़ाऊँगा, क्योंकि सब एक बनाया जा चुका है सिस्टम की किस तारीख को क्या पढ़ाया जाएगा। तो उस दिन आप इससे संबंधित और भी जो प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे संधि से संबंधित प्रश्न किए थे लाइव क्लास में, तो मैंने कहा भी था कभी, चूँकि मैं लिटरेचर को पढ़ा रहा हूँ तो लिटरेचर के बाद जो मैं व्याकरण की ओर पढ़ूँगा तो आपके जो भी शंकाएँ होंगी उसका समाधान किया जाएगा। तो सिर्फ इस पूरे की पुनरावृत्ति आप करेंगे, रिवीजन करेंगे, और ये स्वर संधि के प्रत्येक 5 भेद से आप 5-5 संधि अपनी सुविधानुसार प्रश्नोत्तर के रूप में बना करके रखें।